स्केप प्रेस किया, स्केप प्रेस किया है, वो गायब हो गई है विंडो। अब दोबारा लाना चाहते हैं तो दोबारा लाने का तरीका ये है, कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबा के स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा के स्पेस प्रेस करेंगे, यानी दोनों, पहले कंट्रोल फिर स्पेस, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, दोबारा आ जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? तो कई मरतबा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लिख रहे होते हैं तो साथ साथ आ नहीं रही होती, तो परेशान नहीं होना, कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो इंटेलिजेंस आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे लिखने का है राइट लाइन, तो डब्ल्यू क्लिक करें, जो ही डब्ल्यू आप करेंगे तो आपको डब्ल्यू वाले सेक्शन में ले आएगी। फिर आप लिखें आर तो मजीद नीचे ले आएगी। यहाँ पे दो फंक्शन है, राइट और राइट लाइन। हम फिलहाल कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? राइट लाइन। राइट लाइन को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस कर दें। राइट लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, और उसके बाद आपने क्या डाल दिया जी, पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी अपना नाम या जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो दे दें। ठीक है जी, पैरेंथेसिस डालें, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल राइट कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट का डब्ल्यू बड़ा होगा, लाइन का एल भी बड़ा होगा, यानी जितने भी वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट जो है वो क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन और डबल कोट्स में। जब भी स्ट्रिंग देते हैं हमेशा किसमें देते हैं? डबल कोट्स में। तो यहाँ पे अपना जो भी आपने कोई लिखना है, मैसेज लिखना है, कोई नाम लिखना है वो लिख लें। और रन करने के लिए या तो वही डिबग, और डिबग के अंदर जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करें, या डायरेक्टली कंट्रोल प्लस, उसके साथ उसका वो लिखा भी हुआ है कंट्रोल प्लस F5, तो कंट्रोल प्लस F5 कर दें या उसको क्लिक कर दें। अब आपके सामने वही वाली ब्लैक स्क्रीन आ गई, वही वाली ब्लैक स्क्रीन आ गई, और वहां पे जो आप लिखना चाह रहे थे वो जो भी आपने लिखा वो आपके सामने आ गया। ठीक है, हो गया? ठीक है बच्चे, क्लियर? सो आपने एक पहला प्रोग्राम बना भी लिया, उसको रन भी कर लिया। अब थोड़ी सी हम गंदी बातों की तरफ आते हैं, जो इसके अंदर बेसिक लॉजिक है उसकी तरफ आते हैं कि ये गंदला जो हमने लिखा है ये है क्या। प्रोग्राम स्टार्ट होता है यूजिंग सिस्टम से। यूजिंग इज अ कीवर्ड, यानी आपका जो एडिटर है, .NET का एडिटर, वो जो नॉर्मली कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का तो पता होगा आपको कि जो लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो कीवर्ड्स को नॉर्मली ये क्या करता है? ब्लू में लिखता है। इस तरह के यूजिंग लिखा हुआ है, नेम स्पेस लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, स्टैटिक वॉइड लिखा हुआ है, ये सारे किस में लिखे हुए हैं? ब्लू में। इट मीन ये सारे के सारे क्या है? कीवर्ड्स। यूजिंग सिस्टम, पहली लाइन क्या है? यूजिंग सिस्टम, पहली लाइन आगे से। अभी यूजिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली सिस्टम इज अ नेम स्पेस। जो नीचे आपके सामने एक चीज लिखी भी हुई है, नेम स्पेस डे 1 जो भी है, दिस वन। अब ये नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस फिजिकली कोई चीज होती है, ये एक लॉजिकल बाउंड्री होती है, ये एक लॉजिकल थिंग होती है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस किसी चीज को डिस्टिंग्विश करना है या किसी चीज को इंटीग्रेट करना है। यूं समझ लो कि नेम स्पेस एक बॉडी है, नेम स्पेस एक बॉडी है। बॉडी किस तरह की? मतलब जिस तरह ये बॉडी आपकी बनी हुई है, बॉडी से मुराद मेरी वो जिस तरह फंक्शन की बॉडी होती है ना, यानी दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो चीज वो होती है। नेम स्पेस आप यूज क्यों करते हैं? यानी एक यूज समझ लो, ऊपर जिस तरह यहां पे भी देखो आपने एक बनाई हुई है नेम स्पेस डे 1, उसकी एक बॉडी बनी और बॉडी के अंदर आपने प्रोग्राम बनाया। तो इसी तरीके से ये जो यूजिंग सिस्टम है ये कुछ यूं होगा कि नेम स्पेस सिस्टम यूं होगी, जो जब उन्होंने कोडिंग की तो इस तरह का होगा, इसकी बॉडी में यहां पर उन्होंने कुछ लिखा होगा। बेसिकली नेम स्पेसेस के अंदर हम लाइब्रेरी जो है वो बनाते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि C++ के अंदर आप हैश इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप करते हैं हैश इंक्लूड conio.h, तो ये conio.h एक्चुअली आप क्यों इंक्लूड करते हैं? इसलिए कि conio एक हेडर फाइल का नाम है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं। आप उस हेडर फाइल के
कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो आप उसकी हेडर फाइल को क्या कर देते थे, इंक्लूड कर देते थे। समझ आ गई बात? ठीक है, अगर आपने स्ट्रिंग्स का काम करना है तो आप क्या करते थे, इंक्लूड string.h। ठीक है, बेसिकली ये वही हेडर फाइल्स जो आप कीजिए, लेकिन ये हेडर फाइल्स नहीं है, ये नेम स्पेसेस है। नेम स्पेसेस में क्या किया कि जब डेवलप कर रहे थे, क्लास लाइब्रेरी भी तो बनाई है ना किसी ने, ये console.writeLine एक फंक्शन है जो किसी ने लिखा है, किसी ने तो लिखा है ना, जिसने लिखा है ये फंक्शन, उसको, उस फंक्शन को उसने किस नेम स्पेस पे रखा है, या एक्चुअली ये कंसोल क्लास है, उसको उसने किस नेम स्पेस पे रखा है, सिस्टम में। किस पे रखा है, सिस्टम। अब इसका पर्पस क्या है, नेम स्पेसेस क्यों बनाई जाती है? दो बेसिक पर्पस है, एक एम्बिग्विटीज को रिमूव करने के लिए या नेम क्लैशेस को रिमूव करने के लिए, और सेकेंडली सिमिलर चीजों को एक जगह इंटीग्रेट करने के लिए। दो बेसिक पर्पस है, एम्बिग्विटीज को रिमूव करने के लिए और सिमिलर चीजों को एक जगह इकट्ठा करने। ठीक है, जिस तरह स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन हैं C++ के अंदर, स्ट्रिंग रिलेटेड जितने फंक्शन है वो किस में पाए जाते हैं, string.h में। तो देखो उन्होंने string.h क्यों बना दी, ताकि स्ट्रिंग रिलेटेड जितने फंक्शन है वो किस क्लास में आ जाए, string.h में आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी मुख्तलिफ नेम स्पेसेस है, यूजिंग सिस्टम है, आगे system.collection.generic है, system.text है, बहुत सारी नेम स्पेसेस। दो रीजंस है, एक तो ये फॉर एग्जांपल अब सारे फंक्शन एक बंदे ने थोड़ी बनाए हैं, हर बंदे ने डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी बनाई है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि दो बंदे क्लास का नाम सेम रख लें या फंक्शन का नाम सेम रख लें, पॉसिबिलिटी है नहीं है? अगर मैं आप सबको एक प्रोग्राम बनाने के लिए देता हूं, मैं ये वाला प्रोग्राम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाता हूं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्लास का नाम आप में से दो बंदे कैलकुलेटर रख लें? ये भी पॉसिबिलिटी है, एक कैल्क रख ले, दूसरा भी कैल्क रख ले, तो पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि मैंने कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया है, तो उसूलन आपको जो क्लास नेम रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए, नहीं उससे मिलता जुलता रखना चाहिए, पता चले हाँ यार ये कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है। अगर आपने ऐड का फंक्शन बनाया है तो उसका नाम आप क्या रखेंगे, सब ऐड रखेंगे, कोई ऐड रखेगा कोई सम रखेगा। तो आप दोनों अब सब के फंक्शन को मैं इकट्ठा कर दूं तो क्या नेम कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नेम कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, तो यही वहां पे भी जब .NET बनाने वालों ने बनाई थी, लाइब्रेरी बनाई थी, तो मुख्तलिफ लोगों ने बनाई थी, पूरी पूरी टीम्स थी। अब हर टीम अगर अपना बना के दे देती, हाँ जी, और आखिर में तो सारी इकट्ठी होगी यहाँ पे आपके पास आई हैं, तो अब पॉसिबिलिटी थी कि क्या हो जाता, दो क्लासेस के नाम सेम है। तो इस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, नेम स्पेसेस बना दी, एक एक्सटर्नल बाउंड्री बना दी। अगर आपका प्रोग्राम है, आपने एक क्लास बनानी है कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर से ऊपर आप एक और बाउंड्री, एक नेम स्पेस बना देते हैं अपने नाम से, आप अपने नाम से बना देते हैं। तो अब जब मैं उनको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं पहले आपकी नेम स्पेस के अंदर जाऊंगा, फिर क्लास के अंदर जाऊंगा, ऐसा है ना, एक एक्स्ट्रा बाउंड्री आपने दे दी उसको अपने नाम वाली। तो अब जो एरर्स आएंगे या अब जो कन्फ्लिक्ट नेमिंग आएंगे वो आएंगे, वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे कि अगर मैंने किसी एक बंदे की कैलकुलेटर क्लास को यूज करना है तो पहले मैं उसकी नेम स्पेस मेंशन करूंगा, फिर उसकी क्लास मेंशन करूंगा। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर समझ आ गई? तो इसलिए नेम स्पेस जरूरी होती है। दूसरी बात यह है कि इकट्ठे एक जगह, फॉर एग्जांपल डाटाबेस के रिलेटेड फंक्शन या क्लासेस है तो डाटा वाली नेम स्पेस में रख दो, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाले हैं तो उसमें रख लो, XML वाली हैं तो उसमें रख लो, वेब वाली है तो वेब में रख लो, फॉर्म्स की हैं तो फॉर्म्स में रख लो। वो अलग अलग उन्होंने नेम स्पेसेस बना दिए, ठीक है। तो नेम स्पेसेस होपफुली आपको वेग सा आइडिया हो गया होगा कि नेम स्पेस क्या भला हो। अब सवाल ये पता होता कि मैंने तो नेम स्पेस बनाया, ये यूजिंग सिस्टम क्या भला है, यूजिंग सिस्टम। अब आप अगर यूं कर लें कि ये जो नीचे दोनों है ना नेम स्पेसेस, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस और यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, इसको डिलीट कर दें। यूजिंग सिस्टम को डिलीट नहीं करना, उससे नीचे वाली दोनों नेम स्पेसेस को डिलीट करना। और फिर भी प्रोग्राम कंपाइल करें तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम बड़े आराम से कंपाइल हो रहा है, ठीक है। अब यूं करें कि यूजिंग सिस्टम को भी खत्म कर दें, यूजिंग सिस्टम को भी खत्म कर दें।
और अब कंपाइल करें, अब वो आपको एरर देगा और एरर के नीचे उसने लाइन लगा दी। अगर आप देखें कंसोल के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी होगी,